आपने अक्सर जो है, जो पोएट होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनको एक छोटी सी चीज को भी बड़ा चढ़ा के सुंदर बना के पेश करते हुए देखा होगा, है ना? हमेशा देखा है। कैसे कर लेते हैं वो लोग, क्या लेवल होता है उनका क्रिएटिविटी का। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ लिटरेरी डिवाइसेस की। ये एक तरीके से हथियार होते हैं, ये एक तरीके से टूल्स होते हैं जो राइटर्स और पोएट्स यूज करते हैं ताकि वो अपनी जो भी पोइट्री है, अपना जो भी वर्क है, उसे और इम्प्रेसिव, ब्यूटीफुल बना सके और कहीं ना कहीं एक उसको डीप मीनिंग जो है वो दे सके और लोगों तक कन्वे कर सके वो चीजें। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। When an author or poet sits down to write a story or a poem, he she simply doesn't write what happened. कोई भी ऑथर, कोई भी राइटर जब भी कुछ लिखना शुरू करता है तो वो सिंपली ये ऐसे शुरू नहीं कर देता कि क्या हुआ। उसका तरीका बहुत अलग होगा कहानी बताने का। Instead, he she uses a lot of narrative techniques. तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है ना, इन्हें हम narrative techniques कहते हैं, ठीक है? That add texture, energy, excitement to the narrative. तो जो भी स्टोरी होती है उसके अंदर वो एक टेक्सचर, एक एनर्जी, ठीक है, एक अलग ही जान डाल देता है एक तरीके से। ठीक है, हमारा होता है ना वो जो एक सीक्रेट मसाला होता है, तो दीज आर लाइक सीक्रेट मसाला, ठीक है, पोइट्री के अंदर कि भाई मैंने इससे सजा दिया है, ये चीजें मेरी सजाने के लिए काम आई है। सो दे ऑल्सो हेल्प ग्रिप द रीडर्स इमेजिनेशन एंड कन्वे इंफॉर्मेशन। इन्हीं डिवाइसेस की वजह से क्या कर पाता है एक राइटर, एक ऑथर, एक पोएट, जो भी उसे पढ़ रहा है उसके अटेंशन को बनाए रख पाता है, उसे रिटेंशन मिलता है, राइट? So, while there are hundreds of literary devices at an author's poet's disposal, only a handful of them are used frequently. Some of the commonly used literary devices are. तो मैं आज के वीडियो के अंदर ना बेटा केवल आपको ना डेफिनेशन बताने वाली हूँ, ठीक है? फिर क्या करेंगे, हम एक एक पोएम लेंगे, हम उसके अंदर देखेंगे बाद में कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। अगर आपको इनके बारे में पता ही नहीं होगा तो आप किसी भी पोएम के अंदर फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी एक पोएम उठाया और उसके अंदर फिर हमने लिटरेरी डिवाइसेस को रटने बैठ गए, वो काम नहीं बनता है। हमें ऐसा होना चाहिए कि मुझे लिटरेरी डिवाइसेस पता है और फिर मैं खुद उन्हें ढूंढने की कोशिश करूं एक किसी भी पोएम के अंदर, राइट? उससे मुझे एग्जाम में कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी स्टैंजा उठाकर दे देंगे तो मैं उसमें लिटरेरी डिवाइस इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, राइम स्कीम बहुत ज्यादा पूछी जाती है और राइम स्कीम बेसिकली क्या होती है कि आपने जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये भाई स्टार, आर, हाई, स्काई, ये क्या है? राइम हो रहा है। इसका भी एक पैटर्न होता है। अब यहां पर आपको ए बी भी जो दिख रहा है, आइए देखते हैं हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी वर्ड किसी भी लाइन के एंड में है, स्टार यहां पर है, एंड वाला वर्ड हमें ये देखना है, ठीक है? अब स्टार वर्ड के साथ क्या अगली लाइन में जो आखिरी वर्ड है वो राइम करता है? कर रहा है ना? कर रहा है। तो हमने स्टार को दिया नाम ए और ये इसके साथ राइम कर रहा था, मतलब ये सेम है, तो हमने इसको भी बोला ए। अब हमने अगला वर्ड देखा, अगला वर्ड था हाई, ये तो इसके साथ राइम नहीं कर रहा है, तो हम इसका नया नाम देंगे बी। अब हाई कहता है स्काई के साथ, हाई स्काई, तो अब ये दोनों सेम हो गए, तो हमने इसको भी नाम दिया बी। और ऐसे ही बनती है हमारी राइम स्कीम। यस, एलिट्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस जो बहुत बार पूछा जाता है, सबसे इजी है फाइंड आउट करना, बट कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि क्या होता है बहुत सी जगह आप देखेंगे कि एक छोटी सी चीज होती है जिस पर फोकस नहीं किया जाता। मैं पहले ही आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, यहां पर साउंड की बात होगी और साउंड भी कौन सा? कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है? यहां पर आप देखिए, she shells on the seashore, साउंड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। she sells, on the sea, का साउंड, shore, का साउंड, का साउंड रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड है, बिल्कुल। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ना वर्ड पे चले जाते हैं कि एस वर्ड पे हो, पर जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस लिखा है दे थॉट, अब यहां पर
इसका प्रोनाउंसिएशन है द और इसका प्रोनाउंसिएशन है थ। स्टार्ट तो दोनों ही ट से हो रहे हैं, टीएच से हो रहे हैं, बट ये द बोलता है और ये थ बोलता है, तो क्या ये रेपिटेशन है साउंड का? नहीं, नहीं है ना, क्योंकि साउंड अलग अलग आ रही है, फिर वर्ड सेम हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच वर्ड्स आर यूज्ड इन क्विक सक्सेशन। आप किसी भी एक लाइन के अंदर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स है वो, ठीक है, जिनका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है एंड बिगिन विद लेटर्स बिलोंगिंग टू द सेम साउंड ग्रुप, ठीक है। तो वो बेसिकली यहां पर बोलना चाह रहे हैं कि भाई वो उन लेटर्स से शुरू होंगे जो सेम साउंड ग्रुप के, मतलब सेम साउंड निकाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड। Alliterations are used to add character to the writing and often add an element of fun to the piece. All the tongue twisters are examples of alliteration. जितने भी आप tongue twisters देखेंगे वो सभी examples होते हैं alliteration के। यहां तक समझ में आया तो मुझे एक बार thumbs up दीजिए प्लीज। आया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? यस, अरे ये वाले मतलब ये जो होते हैं टंग ट्विस्टर्स होते हैं, टंग ट्विस्टर्स का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे हम लोगों का वो गाना है ना, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। दैट्स alliteration, right? Yeah, Biddy bought some butter, but the butter was bitter, so she bought some more butter to make the bitter butter better, but the bitter butter made the better butter bitter. Uh-oh, tongue twister. Bitty bought some butter, but the butter was bitter, so she bought some more butter to make the bitter butter better. But the bitter butter made the better butter bitter. अब मीनिंग निकालते रहो, ये सब एलिट्रेशन है, ठीक है। ऊंट ऊंचा ऊंट की पूंछ ऊंची पीठ ऊंची ऊंट की, एलिट्रेशन है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, एलिट्रेशन है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, एलिट्रेशन है। बिग ब्राउन बियर बॉट अ बिग ब्लू बैग, बिग ब्राउन बियर बॉट अ बिग ब्लू बैग, एलिट्रेशन। याद रहेगा, अब एलिट्रेशन सिर्फ ये याद रख लेना जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं, एज इन जो बार बार टंग ट्विस्टर्स के एग्जांपल से हम याद रख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में किसी भी लाइन के अंदर, तो हमें साउंड वहां पे कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए, हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। चलिए अब बारी आती है एनाफोरा की। किसी बच्चे ने ये पहले सुना है? बोलो, किसी बच्चे ने ये पहले सुना है? So anaphora is when a word or a phrase is repeated at the beginning of multiple sentences. तो मतलब कि 1 2 3 4 5, मान लो कोई भी 5 लाइन की एक पोम है और स्टार्टिंग जो है वो सेम से हो रही है, हाँ ठीक है। तो ये एग्जाम्पल को नहीं हम लेंगे, जैसे हम लिखेंगे every day I want to learn, समझना, ठीक है। फिर every day I want to build, ठीक है। फिर every day I want to grow। मान लो ये कोई एक पोम है, तो इसमें देखो हर एक लाइन की शुरुआत सेम वर्ड से हो रही है, दैट इज एनाफोरा। जब कोई भी वर्ड हो सकता है या फ्रेज हो सकता है जो रिपीट हो हर एक कॉन्सिक्यूटिव लाइन के स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस throughout a piece of writing, it is used to emphasize the repeated phrases and evoke strong feelings in the audience। कि अब एवरीडे, हर रोज एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक किस चीज के ऊपर दबाव दिया जा रहा है। तो इट शुड नॉट बी लाइक एवरी डे एवरी नाइट इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि भाई यहां पर रिपीट हो रहा है। हर एक लाइन का, ये हटा देना, हर एक लाइन का जो स्टार्टिंग का वर्ड या फ्रेज है अगर वो रिपीट होता है, वो सेम है,
दैट इज एनाफोरा. ठीक है, हाँ, क्लियर. राइम क्रिएट करने के लिए, किसी भी मैसेज पर एम्फेसाइज करने के लिए एनाफोरा यूज होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंजैम्बमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है. आप देखेंगे बहुत सी बार ऐसी पोम्स होती हैं जो भाई चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, फुल स्टॉप बिल्कुल एंड में जाके लगता है. मतलब पोम शुरू हुई और फुल स्टॉप कब लगा, जब पोम खत्म हो गई, बीच में कहीं पर भी नहीं लगा, वो एक ही सेंटेंस जो है वो चलता रहा. दैट इज एंजैम्बमेंट. एंजैम्बमेंट इन पोइट्री मीन्स मूविंग ओवर फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, एक लाइन से दूसरे लाइन, दूसरे लाइन से तीसरे लाइन, विदाउट अ टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क. टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क मतलब वो पंक्चुएशन मार्क जिसके बाद सेंटेंस खत्म हो जाता है. जैसे कॉमा के बाद सेंटेंस खत्म नहीं होता, वो आगे बढ़ता है ना. तो वैसे वो पंक्चुएशन मार्क जिसके बाद चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है, चाहे वो फुल स्टॉप हो एंड में आए, चाहे वो एक्सक्लेमेशन मार्क हो, जब वो शुरू हुआ कोई एक पोम और फिर एंड में लगा, वो जब पोम खत्म हो गया, जब वो टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क लगा. टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क वो पंक्चुएशन मार्क जिसके बाद सेंटेंस खत्म हो जाता है. तो बेसिकली कोई भी एक पोम थी, वो पूरी एक ही लाइन में चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही. हाँ या ना बोलो, आया समझ में? ठीक है, अभी तो एंजैम्बमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा. एक मिनट बच्चों. तेरी मेरी कहानी नहीं पुरानी, चोरी चोरी ये कहानी चली है, ठहरी थी जो मेरे आ जाने तक, तेरे आने से मैंने जाना कि तू ही जीने का है बहाना, and I don't know why. अब हम पढ़ेंगे एपिथेट. हो गया बहुत गाना वाना, बहुत बढ़िया. मतलब आज वो चढ़ जाता है ना जुबान पे और अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, मुझे गाना ही गाना है, वो वाला फीलिंग दे रहा है. ठीक है, सो एन एपिथेट इज अ लिटरेरी डिवाइस. मुझे लगता है ये इतनी ज्यादा बारिश के मौसम इतना ह्यूमिडिटी वाला हो गया ना कि आपने खजूर की झाड़ू देखी है, उसके जैसे बाल हो गया मेरे. An epithet is a literary device that is used as a descriptive device. भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी. जैसे डॉग्स जो है ना, dogs have been such important and consonant companions to human beings that they have earned the epithet man's best friend. अभी डॉग को क्या बोला जाता है, उनको ये कैटेगरी दे दिया गया है भाई, उन्होंने ये कमाया है ना, कि उनको क्या बोला जाता है, एक मैन्स बेस्ट फ्रेंड, मतलब इंसान का पक्का कंपेनियन, पक्का दोस्त. और अब तो बच्चा बनने लगा है ना, लोगों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया है एंड दे आर जस्ट बिकमिंग डॉग पेरेंट्स. तो इतना ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि वो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है और उसने एक बच्चे की जगह घर के अंदर ले ली है. तो आप समझ रहे हो कि वो कैसे, मतलब इतना लॉयल और इतना लविंग केयरिंग एक पेट है जो सभी पसंद करते हैं. ठीक है, सो एन एपिथेट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज्ड एज अ डिस्क्रिप्टिव डिवाइस. ये एक डिस्क्रिप्टिव डिवाइस की तरह यूज होता है. इट इज यूजुअली यूज्ड टू ऐड टू अ पर्सन्स और प्लेसेस रेगुलर नेम एंड एट्रीब्यूट सम स्पेशल क्वालिटीज टू द सेम. तो कोई भी एक इंसान का जो नाम है उसके अंदर कुछ और स्पेशल क्वालिटीज ऐड कर दी हैं बेसिकली. ठीक है, किसी भी पर्सन या प्लेस के रेगुलर नेम के साथ कुछ और उसकी स्पेशल क्वालिटीज ऐड कर दी है. जैसे मैन्स बेस्ट फ्रेंड, क्या बोला गया डॉग को, मैन्स बेस्ट फ्रेंड, दैट इज एपिथेट. अब एक और आएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट. ये क्या होता है मैम? भाई एपिथेट तो सुना था, पर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, ये हमें कैसे, मतलब ये क्या नई चीज है? A transferred epithet is a figure of speech where a modifier, usually an adjective, qualifies a noun other than the person or thing it is actually describing. क्या कह रहे हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर कोई भी एक मॉडिफायर जो है, ठीक है, आमतौर पर कोई एक एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन अदर देन द पर्सन और थिंग इट इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग. आप एक एग्जांपल से समझना. आई हैड अ वंडरफुल डे. अब यहां पर जो दिन है वो वंडरफुल नहीं है, दिन वंडरफुल नहीं है, वंडरफुल तो एक्सपीरियंस है.
यहां पर डे को क्वालिफाई किया गया है ना, किया या नहीं किया? सो एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल वर्ड में हम बोले तो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है व्हेन एन इमोशन इज एट्रीब्यूटेड टू अ नॉन लिविंग थिंग। अब ये जो वंडरफुल एक्सपीरियंस था वो दे दिया गया, ये दे दिया गया डे को कि भाई डे वंडरफुल था। डे एक नॉन लिविंग चीज है, तो जब हम क्या ट्रांसफर कर दे, हम कोई भी ऐसी क्वालिटी, ठीक है, ट्रांसफर कर दे when an emotion is attributed to a non living thing, जब कोई एक इमोशन जो है वो दे दिया जाए, एट्रीब्यूट कर दिया जाए एक नॉन लिविंग चीज को, तो वो होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक्चुअल में वंडरफुल एक्सपीरियंस था पर बोला गया दिन को वंडरफुल, ये एक नॉन लिविंग है। सो द डे इज नॉट इटसेल्फ wonderful, the epithet wonderful actually describes the kind of day the speaker experienced, कि भाई किस तरीके का दिन स्पीकर ने एक्सपीरियंस किया, एक्चुअल में तो उसके बारे में बात हो रही है ना, तो दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। कोई आप मुझे और एग्जांपल दे सकते हो ट्रांसफर्ड एपिथेट के? मुझे चाहिए। लेट मी सी कितने बच्चे कुछ कुछ दिमाग लगा सकते हैं। बहुत इजी है यार ट्रांसफर्ड एपिथेट के एग्जांपल्स तो। वंडरफुल डे देखो कितना इजी एग्जांपल था। कोई और बताओ। बोलो वंडरफुल डे के अलावा और क्या हो सकता है? ही हैड, चीटी जाएगा, ही हैड अ स्लीपलेस नाइट। अब क्या किया गया? स्लीपलेस तो बंदा था, ये था स्लीपलेस, पर यहां पर स्लीपलेस नाइट को बोल दिया गया। सो दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। बोलो। ही वॉक्ड डाउन द लोनली रोड। आया समझ में? अगेन ट्रांसफर्ड एपिथेट। चलो इमेजरी, भाई मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से ही मैं पहले समझाऊंगी, देखना। साइलेंस वॉज ब्रोकन बाय द पील ऑफ पियानो कीज एज शैनन बिगेन प्रैक्टिसिंग हर कॉन्सर्टो। हियर ऑडिटरी इमेजरी ब्रेक्स साइलेंस विद द ब्यूटिफुल साउंड ऑफ पियानो कीज। कितने प्यारे तरीके से एक इवेंट को यहां पर इन्होंने बताया। कैसे बताया एक इवेंट को यहां पर इन्होंने? कोई बताएगा मुझे कैसे बताया इसने? बोलो। इमेजरी पता है बेसिकली क्या होती है कि आपकी जो सेंसेस है ना भाई वो एकदम इवोक हो जाए। आपने कोई एक चीज पढ़ी, तुम्हारे दिमाग में उसकी इमेज बन गई, तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। मतलब तुमने पढ़ा कि ना गोलगप्पे के बारे में तुमने कुछ पढ़ा और अब तुम्हें वो डिस्क्रिप्शन पढ़ते पढ़ते एकदम मतलब मुंह में पानी आ गया तुम्हारे। So the usage of metaphors, allusions, descriptive words and similes in order to awaken readers' sensory perception is referred to as imagery. उसको हम imagery बोलते हैं कि भाई मैंने कोई एक description पढ़ा और उसके बाद मेरी जो senses है वो evoke हो गए, मुझे समझ में आ गया कि क्या ही कहना चाहते हैं। जैसे silence was broken by the peal of piano keys. सन्नाटा था, वो सन्नाटा कैसे, मतलब उस आवाज को उसने इस तरीके से मतलब डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, एज शैनन बिगेन प्रैक्टिसिंग हर कॉन्सर्टो। बोलो। हाँ, तो बेसिकली इमेजरी वर्ड से ही हमें पता चल जाएगा इमेज, कि मैंने उस चीज के बारे में पढ़ा और मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई। ठीक है, कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? The chocolate cake melted in my mouth. It was creamy. भाई चॉकलेट केक जो है वो मेरे मुंह में जाते ही घुल गया। समझ रहे हो? तो अब आपको पता चल गया क्या ही डिस्क्रिप्शन है, किस तरीके का क्रीमी चॉकलेट केक वो रहा होगा। यस और नो? आया समझ में? एक और हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं, आई रैप्ड माई सेल्फ। ठीक है,
I wrapped myself in a soft warm blanket. क्या हुआ? सॉफ्ट वार्म ब्लैंकेट से आपको टेक्सचर पता चल गया कि भाई बढ़िया सॉफ्ट गरम गरम मोटा मोटा ब्लैंकेट, तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन गई. इसे ही इमेजरी कहते हैं, इसे ही इमेजरी कहते हैं. ठीक है, चलो मेटाफर अगेन, ओ माय गॉड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और अगर ये मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, इमेजरी, एनाफोरा, रेपिटेशन, इनके बारे में नहीं जानते हो तो इसीलिए ये क्लास रखी गई है ताकि जान जाओ और आप ढूंढ पाओ. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब एक एग्जाम्पल देखना, जैसे द स्नो इज अ व्हाइट ब्लैंकेट या टाइम इज अ थीफ. इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में एक चीज देखो आपने, स्नो को यहां पर व्हाइट ब्लैंकेट बोला गया और टाइम को यहां पर चोर बोला गया. जब आप कंपेयर करें दो बिल्कुल डिफरेंट चीजों को, जब आप इस चीज को ये बोल दो, जब आप पेन को रिमोट बोल दो, ठीक है, कि डायरेक्टली बाय यू आर जस्ट डायरेक्टली सेइंग वन इज अनदर. जब आप कंपेयर कर रहे हो एंड आप कह रहे हो वन इज अनदर, मैंने बोला चंदा है तू, भाई तू चांद है, तू सूरज है, ये हो गया मेटाफर. कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स, कॉलिंग देम वन इज द अनदर, दैट इज मेटाफर. That is metaphor. Time is thief, the snow is white blanket, the classroom was a zoo, the classroom was a zoo. classroom को zoo बोल दिया गया है ना. So ये है metaphor, जब एक सब्जेक्ट जो है implied to be another, कि वो बोला जा रहा है. अब इसमें ना दिक्कत बच्चों को क्या होती है, सिमिली से यहां पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. जो सिमिली लिटरेरी डिवाइस है ना, इसके अंदर भी दो चीजों की तुलना होती है और एक चीज को दूसरा बोला जाता है, लेकिन एक चीज को दूसरे के जैसा बोला जाता है तो तुलना की जाती है एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल करके. अगर मैं यहां पर लिखती टाइम इज अ थीफ तो ये मेटाफर था, बट मैंने अगर लिखा टाइम इज लाइक अ थीफ तो ये सिमिली हो गया. ठीक है, तो ये सिमिली हो गया. समय चोर है, समय चोर की तरह है, समय चोर के जैसा है. चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था. बहुत हो गया गाना. कहने का मतलब ये है, दोनों में कंपैरिजन किया जाता है. मेटाफर के अंदर कंपैरिजन होता है, एक चीज को दूसरी चीज बोला जाता है. जैसे एक मैं बोलूं तू बिल्कुल अपनी मां की तरह है, मां के जैसी है, तुलना कर दी, जैसी बोल दिया, कंपैरिजन कर दिया, सिमिली. ठीक है, तू मेरी मां है, सीधा आपने तुलना कर दिया उसको बोल दिया कि भाई तुम मां हो सकता है वो कंपेयर कर रही हो उसको उसकी मम्मा से, बट एज और लाइक की मदद से नहीं. तो इसका सिंपल एग्जांपल मैं बच्चों को हमेशा यही देती हूं. एक बोलना है कि भाई चांद जैसा है तू, और एक बोलना है चांद है तू. समझ जाओ क्या है. हाँ या ना. ही इज लाइक अ लायन, सिमिली. ही इज अ लायन, मेटाफर. बहुत सिंपल एज दैट. यू वर एज ब्रेव एज अ लायन. तो मैंने एक सिंपल सा डिफरेंस बता दिया तुमको मेटाफर और सिमिली का. इस छोटे से क्या बोल रही थी मैं फटाफट से आप लोगों को मेटाफर और सिमिली के बीच में एक डिफरेंस बता देती हूं एग्जाम्पल के जरिए. अगर मैंने लिखा ही इज अ लायन और देन मैंने लिखा ही इज लाइक अ लायन, सो बेसिकली ये हो जाता है हमारा मेटाफर एंड ये हो जाता है हमारा सिमिली. सो जब हम दोनों में ही कंपैरिजन कर रहे हैं, बट जब हम एक चीज को दूसरी चीज बोल रहे हैं डायरेक्टली,
That one is another, that is metaphor, but if we are using as or like to compare two different things, he and lion, like की मदद से, that is simile, right? चलो, अगर अभी तक हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया गाइज, तो आप लोग बहुत ही बुरा काम कर रहे हो। अभी जाओ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, ठीक है? तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बढ़िया बढ़िया मीम्स डालते हैं तुम्हारे लिए, बढ़िया लेटेस्ट अपडेट्स डालते हैं, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए मिलता है। गो 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 जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, सभी चैनल्स के लिंक डले हुए हैं, फॉलो कर दो। अरे क्या मेरा फेवरेट है, एकदम फेवरेट है मेरा, स्मैश स्मैश स्मैश, बैम बैम बैम, बूम बूम बूम, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। क्या हो गया मेरे को, क्या हो गया है मुझे भाई? मैं ऑनोमैटोपिया बता रही थी। जब भी किसी भी साउंड को लिख दिया जाए, जैसे मैं बोल रही हूं तो मैंने इसको लिख दिया TSK TSK TSK, ये क्या है? ये सो स्लैम स्प्लैश बैम बैबल वॉबल गॉगल मम्बल बेल्च, ये सब क्या है? एक तरीके से ऑनोमैटोपिया। ऑनोमैटोपिया रेफर्स टू द वर्ड्स हुज वेरी साउंड इज वेरी क्लोज टू द साउंड दे आर मेंट टू डिपिक्ट। कि अगर हम इसे बोल रहे हैं ना स्प्लैश स्प्लैश, ये वर्ड और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो आवाज है ना? जैसे हम बोलते हैं चिड़ियों की चहचहाहट, तो अब जब चिड़िया करती ची 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 करती, चहचहाहट बोला गया है उसको इस तरीके से। इट्स लाइक दैट, मतलब थोड़ा थोड़ा वैसा ही, ठीक है? हाँ, ऑनोमैटोपिया बिल्कुल बहुत बढ़िया है ये। हाँ, बहुत सारे हैं। द बीज buzzed, right? या द डोर creaked open मतलब चूं करके जो आवाज आती है वो। yes, the balloon popped loudly, ठीक है? yes, चलिए एंड बढ़िया आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीमोरॉन मुझसे पूछा गया था ये मेरे एक इंटरव्यू में, एक स्कूल में इंटरव्यू देने गई थी मैं, मुझसे पूछा गया था, फिर मुझे पता चला उसको खुद को भी नहीं पता था। सो मैंने उसको बताया बहन देख, ये जब तू ऑपोजिट आइडियाज को साथ रख देगी ना, ये ऑनोमैटोपिया है, सॉरी ऑक्सीमोरॉन है, ऑनोमैटोपिया पे चल रही हूं मैं अभी तक। लव हेट ऑपोजिट, देयर वाज अ लव हेट रिलेशनशिप। भाई कैसे हो सकता है लव हेट रिलेशनशिप? हो सकता है मेरा मेरी बहन के साथ, तुम्हारा तुम्हारी बहन के साथ, मेरा मेरे भाई के साथ, तुम्हारा तुम्हारे भाई के साथ। लव हेट रिलेशन, कभी तो बहुत ही प्यार आता है और कभी ऐसा मन करता है उसकी खाल उतार के ऐसे गुद्दी ऐसे यहां पर लेके एकदम मारू मैं उसको, करता है ना मन, है ना? कभी कभी जैसे लगता है हाय कितना ही मासूम है बेचारा। सो दैट्स अ लव हेट रिलेशनशिप between the two neighboring states. So opposite ideas, pretty ugly, है ना? deafening silence, deafening कैसे हो सकती है साइलेंस? सोच रहे हो आप? paradox, I can resist anything but temptation. भाई आपको क्या रेजिस्ट करना होता है? टेम्पटेशन ही रेजिस्ट करनी होती है ना। मैं कुछ भी रोज रेजिस्ट कर सकता हूं पर टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर सकता। फिर क्या कर पा रहा है तू रेजिस्ट? हमें टेम्पटेशंस को ही तो रेजिस्ट करना होता है और किसी चीज को थोड़ी ना। दैट इज पैराडॉक्स। आप बोल कुछ रहे हो। अ पैराडॉक्स रेफर्स टू द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज दैट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू वन अनदर। कि जब आप ऐसे आइडियाज को रख रहे हो जो कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे के लिए, बिल्कुल मतलब मैच ही नहीं कर रहा है भाई। आया समझ में? यस, जैसे मैंने बोला लेस इज मोर। लेस इज मोर, हाउ इज इट पॉसिबल? लेस इज लेस इज नॉट मोर। आई नो दैट आई नो नथिंग। आई नो दैट आई नो नथिंग। हाउ इज इट पॉसिबल इफ यू नो? बोलो,
How is it possible? So two contradictory ideas placed together hold significant values on several levels. कहने का मतलब अलग होता है इनका कि भाई कम ही बहुत है, मतलब संतुष्ट होना जरूरी है इंसान का, खुश रहना ज्यादा जरूरी है, वही बहुत है. इट्स लाइक दैट आई थिंक. ठीक है. सो बेसिकली सिंप्लिसिटी इज पावरफुल, ये मतलब है इसका, है ना. बिल्कुल. और एग्जाम्पल तो कहां से लाऊं, और एग्जाम्पल हो जाएगा कुछ तो निकलेगा. This is the beginning of the end. This is the beginning of the end. कोई सेंस है इस बात का? है कोई सेंस इस बात का? हमें बहुत लग रहा है ना. आगे बढ़ जाते हैं. पर्सोनिफिकेशन. भाई तुम्हारे क्लास की पोम्स के अंदर ना मस्त रज के यूज किया है पोइट्स ने. पर्सोनिफिकेशन. पर्सन से समझ जाओ क्या कर दिया है. हमारे वर्ड को एकदम इंसान वाली खूबियां दे दी है इसने. कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है द विंड हाउल्स इन द नाइट. अब विंड हाउल कर सकती है क्या? गरज रही थी या आवाज कर नहीं कर सकती. दैट्स लाइक एक तरीका है, मानवीकरण कर दिया है उसका, है ना. स्काई इज क्राइंग. स्काई कांट क्राई. कम ऑन. अब आप एक नॉन लिविंग चीज के अंदर वो एट्रीब्यूट्स दे रहे हो, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं. सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. इन हिंदी वी से मानवीकरण. क्या कहेंगे हिंदी में? मानवीकरण. मतलब आपने उसके अंदर मानव वाली क्वालिटीज बता दी. राइट. बोलो और एग्जाम्पल्स दो. जल्दी से बताओ कौन से हैं और एग्जाम्पल्स बताना चाहोगे. अगर आप शेयर करना चाहो कि मैम मुझे लगता है ये वाले हो सकते हैं और, या ये वाले हो सकते हैं और, जल्दी से बताओ. पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स बोलो. जैसे the sun smiled down on us. The sun smiled down on us. रिफ्रेन की इतनी जरूरत नहीं होती. ठीक है. ये ना वैसा सा है जैसे I do रिपीट हो रहा है, तो बट नॉट इन द कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, बट ऐसे बीच बीच में कहीं पे भी. यस, दिस वन इज इंपॉर्टेंट. अभी रेपिटेशन ना उससे अलग है. ठीक है. एनाफोरा से अलग है. एनाफोरा में क्या हो रहा था? कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स के अंदर आ रहा था, बट रेपिटेशन के अंदर नहीं. रेपिटेशन के अंदर सेम लाइन के अंदर जो बार बार वर्ड रिपीट होता है, सेम लाइन में लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, बार बार हो रहा है. ओ वोफुल, ओ वोफुल, ओ वोफुल, वोफुल, वोफुल डे. सेम वर्ड सेम लाइन के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है. दैट इज रेपिटेशन. अगेन किसी भी आइडिया पर जोर देने के लिए टाइम, यूजुअली फॉर द पर्पस ऑफ एम्फेसिस. ठीक है. एम्फेसिस के पर्पस से. रिदम एंड राइम. ना सेटायर. दिस वन इज इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है. व्यंग्य होता है एक तरीके से. जैसे द यूज ऑफ सेटायर इन लिटरेचर रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग फन ऑफ अ ह्यूमन वीकनेस. किसी की भी ह्यूमन वीकनेस का मजाक उड़ाना, कैरेक्टर फ्लॉ का मजाक उड़ाना, इन ऑर्डर टू करेक्ट और बेटर दी कैरेक्टर, है ना, उसको ठीक करने के लिए उसका मजाक उड़ाना उस चीज का. दैट इज ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द सेटायर. वो होता है. जैसे व्हाट इज द यूज यू लर्निंग to do right when it's troublesome to do right and isn't no trouble to do wrong and the wages is just the same. तो मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही भारी एक एग्जाम्पल हो गया. क्या आप लोग मुझे कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? बोलो. बोलो.
टाइम से आप एग्जाम्पल ले सकते हो सोशल मीडिया से। जैसे आपने देखा होगा लोग अच्छा काम करते हैं, उससे एक अच्छा काम करते हैं, उससे 100 वीडियोस बनाते हैं, 100 शॉर्ट्स बनाते हैं और फिर उन्हें डालते हैं फेक सोशल वर्क की तरह। दैट इज, हम क्या कर रहे हैं, एक वीडियो है जो कोई एक इंसान किसी को मदद कर रहा है बट उसकी वीडियोस बना रहा है, इमेज ले रहा है, ठीक है। सो दैट इज अ सटायर बेसिकली। क्यों? क्योंकि हम मॉक कर रहे हैं फेक सोशल वर्क को, ठीक है, कि भाई कैसे फेक सोशल वर्क कर रहा है, कि भाई ये नहीं करना चाहिए, दान ऐसे करना चाहिए, मदद ऐसे करना चाहिए कि ये हाथ दान करे तो इसको भी पता ना चले, इट शुड बी लाइक दैट। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि भाई तुम बनाओ, तुम 100 वीडियोस बनाओ, तुम्हें जो करना है करो, एटलीस्ट इसी बहाने तुम मदद तो कर रहे हो ना किसी की, है ना, नकली उसमें ही कर रहे हो। दिखावे के लिए गलत काम करने से बेटर है आप दिखावे के लिए अच्छा काम करो, हाँ या ना, है ना, बिल्कुल। Symbolism. It refers to the use of an object, figure, event, situation or other idea in a written work to represent something else. आप सिंबल की तरह उसको यूज कर रहे हो। जैसे शेर किसका सिंबल है, बोलो? लोमड़ी किसका सिंबल है? खरगोश किसका सिंबल है? So broader message or deeper meaning that differs from its literal meaning. So all the world is a stage. शेक्सपियर ने बोला पूरी दुनिया एक स्टेज है। क्या किया ये? उन्होंने दुनिया को एक स्टेज बोल दिया, एंड ऑल द मेन एंड विमेन merely प्लेयर्स, और बोले हम सारे लोग प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, सभी की एग्जिट और एंट्रेंस फिक्स है, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक इंसान जो है अपनी पूरे स्टेज, इस पूरी कहानी के टाइम पे एक अलग अलग रोल जो है वो निभाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, सिंबल की तरह यूज किया गया, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ, सिंबॉलिज्म वैसा सा ही हो जाता है एक तरीके से जब आप एज अ सिंबल उसको यूज कर रहे हो, है ना, ठीक है, क्लियर हुआ? यस, बिल्कुल बिल्कुल। अरे यहां हमारे यहां नहीं होता क्या, टूटा हुआ शीशा किसका सिंबल होता है? बैड लक का होता है। आ रहा है समझ में? जो डव बर्ड होती है वो किसका सिंबल होता है? पीस का। अलग अलग कलर्स अलग अलग चीज के सिंबल होते हैं, बोलो। अपना लाल गुलाब किसका सिंबल है? लव का, मैरिज का। सफेद गुलाब दोस्ती का। ये सब सिंबल है, दैट इज सिंबॉलिज्म, दैट इज नथिंग एल्स बट सिंबॉलिज्म, हाँ या ना? समझे कि नहीं गुरु, समझे कि नहीं? हाँ, हाइपरबोल और एग्जैजरेशन, ये भी काफी यूज होता है जब चीजों को बहुत ज्यादा, अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट बट इट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। जैसे हम बोलते हैं ना बहुत सी बार, मैंने तुझे हजारों बार कॉल किया, दैट मीन्स आप बोलना चाहते हो भाई मैंने तुझे बहुत बार कॉल किया। आई जस्ट हैव अ प्रॉब्लम विद कोल मोल। मेरा एक दोस्त था, वो मेरा मजाक उड़ाता था, मोल चलेंगे। मैंने कहा इफ द रिवर वर ड्राई आई कुड फिल इट विद टीयर्स। देखना इतना रोई कि भाई बोले कि अगर नदी भी सूखी होती ना तो मैं उसे भर देती अपने आंसुओं से। किस बात का गम है इतना? क्यों भर रही हो अपने आंसुओं से नदियां? हाँ भाई, शी इज एज ओल्ड एज द हिल्स। बोले ये इतने पुराने हैं जितने पहाड़। क्या है ये एग्जैजरेट करना चीजों को? बोले दूध जैसी सफेद थी वो। भाई क्या हो सकता है? पॉसिबल है क्या दूध जैसा सफेद होना? आई वॉक्ड अ मिलियन माइल्स टू गेट हियर। भाई हजारों किलोमीटर चल के आया हूं यार यहाँ पे, अब तू ऐसे कर रहा है। दैट डजंट मीन वो जेन्युइनली हजारों किलोमीटर चल के आया। शी कैन हियर अ पिन ड्रॉप अ माइल अवे। बोले दूर कोई पिन भी गिरेगी ना तो भी वो 1 मील से सुन लेगी, मतलब बहुत तेज कान है उसके। दैट इज हाइपरबोल और एग्जैजरेशन। अब आता है पन। पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंसिस्ट्स ऑफ द यूज ऑफ अ वर्ड इन सच अ वे दैट इट इज केपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन एंड इज मोस्टली यूज्ड इन ह्यूमरस वे। मतलब उसका मीनिंग एक से ज्यादा हो सकता है और ये ह्यूमरस वे में यूज होता है। जैसे yes, the leopard changes its spots whenever it goes from one spot to another. बोलो
अब तो तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी चीजें या नहीं आई हैं, बोलो। ऐसा फिगर ऑफ स्पीच दैट कंसिस्ट्स ऑफ द यूज ऑफ अ वर्ड, जिसके अंदर क्या किया जाए, इस तरीके से उसको यूज किया जाए दैट इट इज केपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन, है डबल मीनिंग की तरह। बोलो। हाँ, ओके, ओके, ठीक है। यस, द लेपर्ड चेंजेस इट्स स्पॉट्स, कि हाँ भाई लेपर्ड जो है वो अपने स्पॉट्स चेंज करता है whenever it goes from one spot to another, जब भी वो एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर जाता है। So yes, an ambassador is an honest man who lies abroad for the good of his country. कि भाई एक एम्बेसडर एक ऑनेस्ट आदमी होता है जो झूठ बोलता है अब्रॉड में अपनी कंट्री के भले के लिए, झूठ बोलता है अपनी कंट्री के भले के लिए। Is life worth living? That depends on the liver. लिवर, अब यहाँ पे लिवर भाई क्या और ही जैसे जोक्स हो गई है, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं आई वॉज अ बेकर बट आई कुडंट मेक एनफ डो, अब डो मतलब आटा भी होता है और डो मतलब यहां पर दूसरा मीनिंग निकल के आ रहा है कि भाई मैं बेकर था पर मैंने इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है। आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑन ग्रेविटी एंड इट इज इम्पॉसिबल टू पुट इट डाउन, दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा अच्छी है, समझ रहे हो, दैट इज पन। हाँ, irony is a figure of speech in which a statement is made emphatic in mockery by the use of words denoting the opposite of what is really meant. मैंने ऐसे बोला फायर स्टेशन में आग लग गई, अब दिस शुड नॉट हैपन राइट, फायर स्टेशन तो आग बुझाने के लिए होते हैं, वहीं आग लग गई। शी स्पीक्स ऑफ हर unlawful sister as the jewels of our father. Yeah, I neither palliate nor deny the atrocious crime of being a young woman. ये छोड़ो, मैं तुम्हें इजी बता रही हूं कि भाई फायर स्टेशन में आग लग गई, दैट इज आयरनी, क्योंकि फायर स्टेशन का काम होता है भाई आग बुझाना, उसी में आग लग गई, दिस इज आयरनी, कि रियलिटी में होना तो कुछ चाहिए पर हो कुछ और रहा है हाँ या ना। तो जो एक्सपेक्ट होता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो, बिल्कुल यस। A fire station burns down. जल्दी से, ओके, ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया। तो आयरनी तक मुझे लगता है बहुत सारे हमने प्रैक्टिस कर लिए और ये बहुत है आप लोगों के एग्जाम पर्पस के लिए। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आगे आने वाले दिनों में क्या करेंगे, पोइट्री सेक्शन उठाएंगे और हर एक पोम के लिटरेरी डिवाइसेस, सेंट्रल आइडियाज जैसी सभी चीजें प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।